हेलो बच्चों, बबलू ट्यूटोरियल के इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं, क्योंकि देख ही रहे हैं मौसम में बदलाव होने के कारण सभी लोगों की तबीयत की थोड़ी अस्तता व्यस्तता हो चुकी है। और उसी तरह के राहु काल में मैं भी पड़ गया था। गला से आवाज़ नहीं निकल पा रहा था, हाई टेम्परेचर बुखार था, जिसके कारण से मैं लगभग 2-3 दिनों से आप लोगों से के संपर्क में नहीं आ पाया। इस असुविधा के लिए मुझे काफ़ी खेद है, लेकिन पूर्णतः तो मैं अभी भी ठीक नहीं हुआ हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों की परीक्षा जो आ रही है उसकी नज़दीकता को देखते हुए, आपकी परीक्षाओं को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए हम अपने तबीयत को दरकिनार कर दिए और आप लोगों से मिलने, आप लोगों की तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के सामने में फिर से आ चुका हूँ। थोड़ी बहुत खांसी वगैरह भी है। इस तरह की प्रॉब्लम अगर बीच बीच में कभी आए तो देखिएगा, थोड़ा इसको मैनेज करके चलिएगा। हम लोग बात कर रहे थे, क्रैश कोर्स की सीरीज चल रहा था। उस क्रैश कोर्स की सीरीज में हम लोगों ने क्या देखा था कि पीछे हिंदी ग्रामर हम लोगों ने कुछ पढ़ा, कुछ हम लोगों ने पढ़ा था, भूगोल में एक चैप्टर पढ़ लिया था। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा और नए तरीके से आज हम शुरुआत करते हैं आपका भूगोल का चैप्टर 2, जिसको आप लोग अन्य किसी किताब में देखेंगे तो उसका नाम है भूमि और मृदा संसाधन। जबकि अगर आप अपने सरकारी विद्यालय यानी कि एनसीईआरटी के पुस्तक में देखेंगे तो एनसीईआरटी के पुस्तक में उसका नाम है प्राकृतिक संसाधन, भूमि और मृदा संसाधन। तो चैप्टर 2 की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास की। चैप्टर 2 सब्जेक्ट क्या है? ज्योग्राफी। सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। देखिए, चैप्टर 2 का नाम बता देते हैं, क्या है? भूमि और मृदा संसाधन। भूमि और मृदा संसाधन। देखिए, भूमि और मृदा संसाधन की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भूमि क्या है, मृदा क्या है। भूमि जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ आप भी लेटे हुए होंगे, मतलब आप चौकी पर होंगे, चाहे जो भी अवस्था में जहाँ भी आप होंगे, उसका आधार तो भूमि होगा। भूमि जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि बिना भूमि के हम लोग का जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल होगा। कैसे? अगर देखा जाए तो हमारा घर धरती पर बना है, हम चल रहे हैं धरती पर, हमारा जितना भी आधार स्तंभ है सब कहाँ है? धरती पर। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हम लोग समझते हैं कि भूमि पता चलता है। जब इतना महत्व देखा जाए, अगर बात को अगर देख लेते हैं तो पता चलता है कि जो भूमि है बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। और भूमि महत्वपूर्ण संसाधन है, उसके अंतर्गत आता है मृदा, मिट्टी। जिस मिट्टी कहते हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती। और स्पेशली हम लोग बिहारी है ना, हम लोग बिहारी हैं और बिहार की मिट्टी में बहुत गुण है। तो हम लोग आज मिट्टी के बारे में ही पढ़ेंगे। एक तरफ है हम लोग थोड़ा गरीब हैं, खनिज पदार्थ के दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम लोग बिहारवासी थोड़ा गरीब नजर आते हैं, गरीब राज्य में आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खनिज नहीं है, कोई कोयला के खान वगैरह बहुत कम मिलता है। लेकिन कृषि के क्षेत्र के महत्व को अगर हम देखते हैं तो कृषि के क्षेत्र के महत्व को देखते हुए हम लोग बहुत धनी हैं और बहुत बढ़िया है हम लोग। हमारे तरफ जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा जो कि बहुत उपजाऊ होती है। तो चाहे कोई भी कितना क्यों न खराब हो, अपना अपना होता है। और चूँकि हम बिहार के रहने वाले हैं तो हमारा बिहार, हम लोगों का बिहार भी बढ़िया है। बात अलग है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार कितना बदल जाए, चुनाव कितना हो जाए, मुख्यमंत्री तो माननीय नीतीश कुमार जी ही रहेंगे।
आप लोग देख ही रहे हैं, अभी चुनाव का माहौल जल्दी में ही खत्म हुआ, मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। तो पॉलिटिक्स की बात छोड़ दिया जाए, जिस दिन पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे उस दिन विशेष चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं भूमि और मृदा संसाधन के बारे में। हम बता रहे थे कि भूमि क्या है और मृदा क्या है। हम लोग उसी मृदा की बात कर रहे हैं जिस मृदा पर हम लोगों ने बचपन में खेला था। कभी कंचा खेलते थे, कभी गिल्ली डंडा खेलते थे। वही धूल, वही मिट्टी के कण हमारे आंखों में चले जाते थे। वही से हम पूरा पाउडर लगा लेते थे पूरा शरीर में, कहते थे कि गोर हो गए पाउडर लगा के। बचपन में लोग पूजा पूजा खेलते हैं। उसी मिट्टी की बात हो रही है, उसी मिट्टी की बात हो रही है जहाँ से हमें भोजन की प्राप्ति होती है। हम उसी मिट्टी की बात कर रहे हैं जहाँ हम लोग निवास करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए तो मृदा बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। आप अपने साथ देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में मृदा के। अगर मृदा ना होता तो ना हम चल पाते, ना घूर पाते, ना हमें भोजन मिल पाता, कुछ नहीं होता। तो मृदा की बात करते हैं तो देखिए, चूंकि क्रैश कोर्स है, ज़्यादा खींचातानी करने से कोई फायदा है नहीं। तो डायरेक्ट हम टू द पॉइंट की बात करते हैं, आखिर मृदा की बात करते हैं। तो मृदा में सबसे पहले देखिए कि हम लोग भारत में रहते हैं, और सबसे पहले भारत में हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप को देख लेते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप, भारत के भौतिक स्वरूप क्या है? देखिए, भारत के अगर भौतिक स्वरूप से अगर देखा जाए भारत के, तो भारत के भौतिक स्वरूप की अगर बात करते हैं तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत में मैदान है, मैदान है, पठार है और पर्वत है। पर्वत है, क्या है? मैदान है, पठार है और पर्वत है। भारत में सभी जगह है, लेकिन हम बात कर रहे हैं भारत के। और क्वेश्चन आपसे पूछता है, इससे संबंधित बोर्ड में परीक्षा, बोर्ड में आ जाता है एग्जाम से। तो चूंकि भारत की बात करते हैं, मैदान, पठार और पर्वत तीनों भारत में है, तो कौन सा भाग कितना परसेंट है? सबसे पहला सवाल यही देखते हैं हम लोग। तो जब हम लोग भारत में आइएगा तो हमको 43% हमको मिलेगा मैदान। अब इस 43% पर हम लोग कहते हैं, क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद 30% जो है, वो 30% हम लोग को मिल जाएगा पठार, ठीक है। अभी पठार पर क्या होता है? तो पर्यटन का काम करते हैं पठार पर हम लोग। और बचा कितना? 27%। ये 27% क्या है? पर्वत है। पर्वत बोले तो पहाड़ है, और इस पहाड़ से हमें खनिज, इत्यादि प्राप्त होते हैं। खनिज इत्यादि प्राप्त होते हैं। भारत के भौतिक रूप में देख रहे थे, भारत के भौतिक स्वरूप क्या है? 3 गो, मैदान, पठार, पर्वत। मैदान किसे कहते हैं? तो जब समतल प्लेन भूमि जो होता है ना, ये जो प्लेन जहाँ हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलने वाला जो स्थान होता है उसको कौन सी कहेंगे हम लोग? उसको कहेंगे मैदान। पठार किसको कहते हैं? तो जो पर्वत होता है, तो पर्वत मतलब पहाड़। पहाड़ के देखे तो संरचना इस तरह से दिखेगा, पहाड़ देखेगा तो इस तरह से बनावट रहता है पहाड़ के, इस तरह से रहता है पहाड़। अब इस तरह का पहाड़ का ये कोना वाला जो भाग है, ये कोना वाला भाग होता है, क्या है कि धीरे धीरे पुराना होकर टूट जाता है। तो बताइए कि जब ये टूट जाएगा, कोना हम इसका तोड़ दिए, तो कोना तोड़ देने के बाद सोना का मुंह खराब हो गया ना, जब कोना टूट गया था, तो ये देखिए खराब हो गया। तो मतलब कि नीचे से ऊंचा है लेकिन ऊपर जाकर प्लेन हो गया, तो इसको कहते हैं पठार, ठीक है। पठार क्या परसेंट है हमारे यहाँ? पठार हम लोग के यहाँ 30% है। और पर्वत क्या परसेंट है? पर्वत है 27%, ठीक है। अभी तक हम लोग यही देख रहे थे, पठार का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पर्यटन के लिए, पर्वत से खनिज इत्यादि प्राप्त हो जाता है, और मैदान जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उसका वो किस लिए हम लोग काम आता है हम लोग के? तो आता है हम लोग के कृषि कार्य के लिए काम में आता है। अब आगे हम लोग अगर देखा जाए
तो बात करते हैं अगर मृदा की, मृदा अंग्रेजी में इसको कहते हैं सॉइल। मृदा की बात करते हैं तो मृदा जो है यह असंगठित पदार्थों से मिलकर बना है। असंगठित पदार्थों से असंगठित पदार्थों से निर्मित, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत मृदा कहलाती है। मृदा कहलाती है। फिर क्या लिखेंगे इसके बारे में, इसका निर्माण, इसका निर्माण चट्टानों के टूटने, टूटने फूटने तथा भौतिक रासायनिक, भौतिक रासायनिक और जैविक क्रियाओं से हुआ है। और जैविक क्रियाओं से हुआ है। यह पारितंत्र का मुख्य घटक है। नोट को में सब उतारते चलिएगा आप लोग। यह पारितंत्र का मुख्य घटक है, पारितंत्र का मुख्य घटक है। और लास्ट में ले देंगे कि यह नवीकरणीय संसाधन है। यह नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। देखिए बात करते हैं मृदा की। मृदा क्या है, तो असंगठित पदार्थों से मिलकर, याद रखेंगे मृदा क्या है, तो असंगठित पदार्थों से मिलकर पृथ्वी की से निर्मित, हाँ मिलकर बनी हुई या निर्मित, असंगठित पदार्थों से मिलकर बनी हुई पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को, माने विभिन्न प्रकार के, संगठित एक होता है वो असंगठित होता है, माने अलग अलग प्रकार के ढेर सारा पदार्थ से मिल करके और पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी सतह जो बन गया है, उस पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। ठीक है। और मृदा का निर्माण हुआ कैसे है, तो बहुत प्रकार के चट्टान टूटा फूटा, कुछ भौतिक काम हुआ, कुछ रासायनिक क्रिया हुआ, कुछ जैविक क्रिया हुआ, जब सब ढेर सारा काम हुआ तब निर्माण हुआ मृदा का। ठीक है। और यह एक नवीकरणीय और प्राकृतिक संसाधन है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो यह हमारे पारितंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मुख्य घटक है। ठीक है। मृदा क्या हमारे पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। तो इतना बात आप लोग याद रखिएगा। देखिए भारत के भौतिक स्वरूप की बात किए तो भारत के भौतिक स्वरूप में मैदान, पठार और पर्वत आता है। मैदान 43%, पर्वत 30% और पठार 30% और पर्वत 27%। मृदा की बात करते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि मृदा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। एकदम आप हो बहु ये वाला छाप दीजिएगा ना, आपको बोर्ड नंबर बहुत बढ़िया नंबर आपको मिल जाएगा परीक्षा में। इसको आप छाप देते हैं तो एकदम मास्टर दिल खुश हो जाएगा, मास्टर के गदगद हो जाएगा और आपको नंबर दे देगा। देखिए परीक्षा में नंबर लेने के एक उपाय है। वहाँ आप अपने आप को नहीं रखिए, आप वहाँ रखिए कि हम जो लिख रहे हैं वो पढ़ने वाले के प्रति क्या दिखेगा उसमें, ये देख के आंसर लिखा जाता है। ये नहीं कि बस हमको ठीक लग रहा तो हम लिख दिए। ठीक ना। जो कॉपी चेक करेगा आपका, वह चेक करने वालों को कॉपी कैसा लग रहा है, आपका प्रश्न से वो कितना खुश है, उसको खुश करना है आपको। अपने आप को खुश नहीं करना है, आपको खुश करना है उसको जो कॉपी आपका चेक करेगा। तो उसकी भावनाओं को देख करके आपको आंसर लिखना है। अगर आप उसकी भावनाओं को देख करके आंसर लिखते हैं तो परीक्षा में आपका नंबर बहुत बढ़िया आएगा। तो क्वेश्चन पूछ देगा अगर 2 नंबर या 4 नंबर में कि मृदा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, तो ये प्रश्न आप लोग से बन जाना चाहिए।
देखिए आप पेन पेपर लेकर बैठे होंगे, नोट कर ही लिए होंगे, और नहीं तो अगर स्क्रीनशॉट करते होंगे तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हम आगे देखते हैं। और स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे आप लोग। जो लिखते होंगे वो वीडियो को रोक करके लिख लिया कीजिए। आगे हम लोग देखते हैं कि मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से कारक हैं। देखिए परीक्षा नजदीक है, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, करियर आपका ही बन जाएगा। और थोड़ा लाइक कमेंट शेयर वीडियो को जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि देखिए कि अभी तक हमारा जो इस चैनल है, हम लोगों का फैमिली बताइए कि यूनिवर्सल तौर पर यूट्यूब चलाया जाता है, और उस यूनिवर्सल तौर पर भी बताइए कि अभी तक मात्र 35 सब्सक्राइबर हम लोग के पास है। एक रात से ज़्यादा तो कोई ऑफलाइन कोचिंग में लइकन रहता है, तो कम से कम वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। देखिए अब बात करते हैं मृदा निर्माण के कारक की। मृदा निर्माण के कारक, देखिए मृदा निर्माण के कारक क्या क्या है। देखिए मृदा निर्माण के कारक हो जाता है उचावच। उचावच, इसके बाद हो जाता है मूल शैल या चट्टान। मूल शैल या चट्टान। इसके बाद हो जाता है जलवायु। फिर हो जाता है वनस्पति। वनस्पति के बाद हो जाएगा जैव पदार्थ। जैव पदार्थ। आगे होता है खनिज कण। खनिज कण और समय। उसी तरह से इधर अगर हम लोग देखते हैं तो देखते हैं मृदा के प्रकार भी देख ही लेते हैं साथ साथ है। दोनों को हम एक साथ समझा दे रहे हैं। मृदा के प्रकार, देखिए मृदा के 6 प्रकार होते हैं, याद रखेंगे। कई वो प्रकार है मृदा के? 6 प्रकार हैं, जिसमें पहला होता है, उसका नाम है जलोढ़ मृदा, जो कि बहुत फेमस है, जलोढ़ मृदा। दूसरा के नाम होता है लाल एवं पीली मृदा। लाल एवं पीली मृदा। इसके बाद होता है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा। आगे होता है काली मृदा। काली मृदा। इसके बाद मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा। और छठा जो होता है उसका नाम है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा। क्या कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं मृदा की। तो देखिए मृदा निर्माण के कारक, ये भी सवाल बनता है परीक्षा में कि मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक भाग लेते हैं। तो देखिए मृदा निर्माण के कारक में उचावच हो गया, मूल शैल या चट्टान हो गया, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण और समय। अब उचावच किसको कहते हैं? तो देखिए हमारे जो पृथ्वी है वो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की आकृति पाया जाता है। तो जो आकृति विभिन्न प्रकार का हम लोग देखते हैं, उस विभिन्न प्रकार की आकृति को ही क्या कहते हैं? उसको हम लोग उचावच कहते हैं। मूल शैल या चट्टान तो आप लोग समझ ही रहे हैं, चट्टान देखे हैं ना, चट्टान हो गया। चट्टान के बाद जलवायु, अभी जिससे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। अभी कुछ समय पहले 10-15 दिन पहले गर्मी था और अभी ठंडा आ गया। अभी 10 दिन के बाद और ठंडा आएगा। ठीक है, तो ये जलवायु हो गया। वनस्पति, पेड़ पौधे जो होते हैं वो सड़ गल जाते हैं, टूट जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो उनसे वह भी मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है, परिणत हो जाता है। तो वनस्पति भी मृदा निर्माण का कारक हो गया।
जैव पदार्थ मनुष्य हो गया, कोई अन्य जानवर हो गया, वो भी सड़ गल करके अपघटक के रूप में जाता है, सड़ जाता है, सड़ करके और जाकर के मिट्टी का निर्माण हो जाता है, तो जैव पदार्थ हो गया। इसके बाद खनिज कण हो गया, उसके बाद समय हो गया। मृदा निर्माण में समय लगता है, ऐसा नहीं है कि बस आज कोई मर गया तो इससे कोई मृदा का निर्माण हो गया, समय लगता है, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे मृदा के प्रकार, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो मृदा के प्रकार को भी आप देख लीजिए, कितना प्रकार का होता है, 6 प्रकार के मृदा के। कितना प्रकार के, 6। जलोढ़ मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लैटेराइट मृदा, काली मृदा, मरुस्थलीय मृदा और पर्वतीय मृदा। ये 6 गो मृदा के प्रकार होता है, इसको याद रखना, जुबान को होना चाहिए। ये सब 2-2 नंबर में सवाल आता है, इसको पूछ देता है कि बताइए कि मृदा के सभी प्रकार के नाम लिखें। वहाँ आपको सब एकदम पूरा बढ़िया से डिटेल में लिखना होता है। अब इसका ये तो इतना ही तक है, इसका हम लोग डिटेलिंग अभी करने वाले हैं, पूरा डिटेल हम इसको समझाएंगे कि जलोढ़ मृदा क्या है, कहाँ पाई जाती है, किस तरह की खेती होता है, इसके बारे में हम पूरा भी समझाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम लोग देख रहे हैं। देखिए इसको मिटाते हैं। अब शुरुआत करेंगे हम लोग जलोढ़ मृदा से। ठंडा का समय है, थोड़ा बच करके रहा कीजिए, नहीं तो ठंडा के असर अगर हो गया तो फिर पता, दिक्कत ही नहीं है कि ठंडा लग गया, दिक्कत ये है कि आपके वजह से आपके पूरे परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं। और दूसरी बात है कि आपका परीक्षा नज़दीक है, और परीक्षा नज़दीक है तो उसके कारण आपका पढ़ाई भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपका सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए हम बात करते हैं जलोढ़ मृदा के। जलोढ़ मृदा, अगर अपने आप से अपन सेहत के बढ़िया नहीं रखेगा तो फिर एगो गाना आप सुने थे ना, जेब में चलता है एगो गाना कि नजर लागे ना, टोना लागे ना हमारा सोना के, तो स्टेटस लगेगा, कोई भेजेगी आपके पास तो इससे फायदा तो थोड़े करेगा, ठीक ना। तो देख लीजिएगा, ठंडा है बढ़िया से। जलोढ़ मृदा की बात करते हैं तो कहते हैं कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को, नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा कहते हैं। और इसमें देखिए क्या है, तो कहाँ जाइएगा, उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान, पूर्व तटीय मैदान तथा राजस्थान एवं गुजरात में भी संकरी पट्टी के रूप में इस मृदा का विस्तार है। संकरी पट्टी के रूप में इस मृदा का विस्तार है। इसके बाद अगर इसमें और क्या हो सकता है पूछने बाद सवाल, तो ये भी हो सकता है कि जलोढ़ मृदा में पोटास, इसको याद रखेंगे, जो भी बात लिखवा रहे हैं यह बात ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षा में पूछ सकता है कि जलोढ़ मृदा में पोटास,
फास्फोरस, पोटास, फास्फोरस और चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। आप लोग बताइए कि यूरिया खाद जो होता है उसमें नाइट्रोजन क्या % होता है? नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मिट्टी का रंग अगर देखा जाए, इसका रंग, जलोढ़ मिट्टी का रंग जो होता है वो धुंधला से लेकर लालिमा तक होता है, माने लाल तक, लालिमा तक होता है। उत्पादक फसल क्या क्या है इसमें, कौन कौन से फसल इसमें लगाया जा सकता है? तो इसमें हम लोग लगा सकते हैं गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन इत्यादि। और विस्तार कितना है इसका? तो विस्तार याद रखेंगे, पूरे भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। 6.4 करोड़ हेक्टेयर में क्या है? जलोढ़ मृदा है। तो देखिए बात कर रहे हैं जलोढ़ मृदा के, अभी जलोढ़ मृदा खत्म नहीं हुआ और इसमें तो जलोढ़ मृदा क्या है सर? तो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। याद रखेंगे, जो नदी है, नदी के द्वारा जो मृदा को बहा करके लाया जाता है, पानी आता तो पानी के साथ मिट्टी आता है ना जी, तो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मृदा को जलोढ़ कहते हैं। देखिए इसको याद रखेंगे दो तरह से, कैसे? एक तरह से देखिए इसको याद, परिभाषा याद करके तरीका भी वो बता दे रहे हैं। जलोढ़ माने कि जल और जोड़ ओढ़, ओढ़ माने ओढ़ना होता है ना, और जल माने पानी। तो जो पानी के साथ ओढ़ करके जो मिट्टी, माने पानी के साथ मिल करके जो मिट्टी आती है उसको क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये कहाँ है? तो उत्तर भारत के मैदान में मिलेगा, पूर्व तटीय मैदान में मिलेगा, और राजस्थान एवं गुजरात के संकरी पट्टी क्षेत्र में वहां भी जाएगा तो संकरी में पतला होता है, ठीक ना। तो पतला क्षेत्र में राजस्थान एवं गुजरात तरफ जाएगा तो वहां भी आपको दिखाई देगा। और पूरा भारत में जलोढ़ मृदा 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। इसमें खेती गन्ना, चावल, गेहूं, दाल, तेल इत्यादि सभी प्रकार की खेती इसमें की जाती है। और इसमें देखा जाए तो पोटास, फास्फोरस और चूना पत्थर रहता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी रहता है। याद रखिएगा, जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन के कमी रहता है, ठीक है। ये सब बात याद रखेगा, इसको लिख लीजिए, आगे हम बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं जलोढ़ मृदा के प्रकार। चूंकि चैप्टर थोड़ा लंबा है तो समय तो लगेगा ही। अब मेरे पास पीपीटी तैयार करके रखा हुआ भी नहीं है कि हम आपको डायरेक्ट दे दें कि समझा दें। पहले मुझे लिखना होता है, लिख करके तब आप लोगों को मैं समझाता हूँ। तो कम से कम एक शिक्षक की इतनी मेहनत को देख करके तो आप लोगों के अंदर कुछ न कुछ दया दृष्टि तो होनी ही चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप हमको स्मार्ट बोर्ड लगवा के दे दीजिए, बस आपका जो कर्तव्य है उस कर्तव्य पर आप लगे रहिए। मेरा जो कर्तव्य है मैं भी करूँगा। ईश्वर की इच्छा रही तो सब कुछ प्राप्त होगा। देखिए जलोढ़ मृदा के प्रकार की बात करते हैं। जलोढ़ मृदा के प्रकार, देखिए जलोढ़ मृदा जो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है बांगर,
बांगर, बांगर किसको कहते हैं? बांगर माने बंजर हम लोग कहते हैं। बांगर माने कुछ होता है, बांगर का मतलब हम लोग समझ आते हैं कि बंजर। बांगर मतलब बंजर। अब बंजर माने क्या? जहाँ कोई खेती नहीं होता है, जो उपजाऊ नहीं है, उसको बंजर कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बांगर को। सबसे पहले एक बांगर होता है, एक होता है खादर। तो बांगर क्या है? तो हम लोग कहेंगे कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। पुराने जलोढ़ मिट्टी को, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है, इसमें कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है। बजरी की मात्रा अधिक होती है। बजरी की मात्रा अधिक होती है। दूसरा होता है, उसका नाम है खादर। क्या होता है सर? तो इसको कहेंगे कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। खादर मतलब हम कह सकते हैं जगह पर खाए वाला उपजता है। ठीक ना? इसमें इधर लिख देते हैं, इसमें बालू एवं मृतिका, बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है। इसमें बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा सा इसमें। आप उत्तर बिहार में जाइएगा, उत्तर बिहार में बहुत बाढ़ आता है जी। बिहार के शोक नदी बताइएगा कि इसको कहते हैं। कमेंट में लिख दीजिएगा बिहार के शोक नदी के बारे में कौन है। बिहार में बालू प्रधान क्षेत्र, बालू प्रधान जलोढ़ को, मतलब कि जहाँ ज्यादा बालू है, मिट्टी नवीन है लेकिन ज्यादा बालू है, तो उधर जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं दियारा भूमि। बहुत कंफ्यूजन होता है, सब टीचर इसको नहीं बता पाते हैं, देख लीजिएगा इसको। उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहते हैं। ठीक है, और दियारा जो भूमि है, दियारा भूमि जो है, दियारा भूमि खास करके मक्का के कृषि के लिए, मतलब मक्का की खेती के लिए, मक्का के कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मक्का की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, दियारा भूमि जो है वो मक्का के कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसमें देखिए क्या क्या बताया हम। जलोढ़ मृदा के प्रकार, कई प्रकार का होता है जलोढ़ मृदा? 2 प्रकार के। जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के। एकदम जिसे देखिए नाम खाली क्रैश कोर्स है, एकदम फाउंडेशन की तरह चल रहा है। ठीक ना? एक से बेसी बात आपको पढ़ना फाउंडेशन में भी नहीं है, और सेम टू सेम हम सब चीज़ पढ़ा दे रहे हैं आपको, बस नाम रख दिया है क्रैश है, और कुछ बात नहीं है। जो विद्यार्थी इस वर्ष 9th से 10th में जाने वाले हैं वो भी अगर इसको देखते हैं तो उनके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। तो देखिए जलोढ़ मृदा के प्रकार, जलोढ़ मृदा कई प्रकार का होता है? 2 प्रकार के, बांगर और खादर। बांगर जो पुराना मिट्टी होता है उसको बांगर कहते हैं, और बांगर का हम लोग याद रखेंगे बंजर से, बंजर से याद रखेंगे बांगर को। जो पुराना जलोढ़ मिट्टी होता है उसको क्या कहते हैं? बांगर। और नया जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? नया जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर। अब देखिए क्वेश्चन पूछ देता है कि बांगर और खादर में अंतर लिखें। ठीक है, 2 नंबर का सवाल इससे बनता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। बांगर एवं खादर में अंतर लिखने के लिए पूछ देगा, तो कुछ नहीं करना है, बस लिख देना। इसे लिखा है ना कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर, तो अगला में लिखेंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। इसके बाद इसमें कंकड़ एवं बजरी, कंकड़ देखिए कंकड़ लिखा गया है, इसमें कंकड़ एवं बजरी की मात्रा अधिक होती है।
तो खादर में याद रखेंगे कि इसमें बालू एवं मृतिका का मिश्रण होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, दो अंतर हो गया। अब उत्तर बिहार में जब हम लोग जाते हैं तो उत्तर बिहार में जो बालू प्रधान जलोढ़ है, जो बालू प्रधान जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? दियारा भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? दियारा भूमि। उत्तर बिहार में अगर जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी होती है, जलोढ़ मृदा जो है, वो मृदा में बालू ज्यादा है। तो जब ज्यादा बालू है तो ज्यादा बालू वाला उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? दियारा भूमि कहेंगे। और दियारा भूमि किस लिए प्रसिद्ध है? तो मक्का के कृषि के लिए। दियारा भूमि किस लिए प्रसिद्ध है? मक्का की कृषि के लिए। हो सकता है, मतलब उम्मीद हम जहाँ तक लगाते हैं कि आपको क्लास में सब कुछ याद हो जाता होगा। हाँ, जो विद्यार्थी पेन पेपर लेकर नहीं बैठते उनको थोड़ा सा परेशानी होता होगा, इसलिए पेन पेपर लेकर के बैठिए, इसको लिखते चलिए। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिए, टॉप कर जाइएगा। दियारा भूमि क्या है? तो मक्का के कृषि के लिए प्रसिद्ध होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम देखते हैं। आप आगे देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। आगे हम बात करते हैं काली मिट्टी की। काली मिट्टी क्या होता है? तो काली माने कि जो रंग में काला होता है ना, माने नाम मिट्टी का भी पड़ा तो रंग के आधार पर पड़ा, मतलब कि रंग आपके जीवन में बहुत मायने रखता है। और गनीमत की बात समझ लीजिए क्या है कि अभी शादी ब्याह के टाइम चल रहा है, और शादी ब्याह के टाइम में मैंने बहुत खुशकिस्मती कहिए कि लड़की वाले के घर में कोई देखने जाता है तो लड़का वाला जाता है। ऐसा नहीं कि लड़की देखने जाती है। अगर लड़की लड़का देखने जाती ना तो एक एक वहाँ डिमांड रहता है, सेम डिजाइन में दूसरा कलर। समझ रहे ना बात के? सेम डिजाइन में दूसरा कलर दिखाइए, बड़ा वहाँ फेरा हो जाता है। तो अभी तक हम लोग बचे हुए हैं पुरुष समाज के लिए, समझिए कि एक चीज़ बहुत बढ़िया है। नहीं तो सेम डिजाइन में हाइटवा सेम चाहिए, चेहरवा के स्टाइलवा सेम चाहिए, बस कलरवा दूसरा चाहिए, आटा लगा के आना पड़ेगा फिर। तो बात करते हैं आगे काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी की बात देखते हैं, क्या है इसमें? काली मिट्टी, काली मिट्टी देखिए, काली मिट्टी जो है इसका रंग काला, इसका रंग काला एल्यूमिनियम एवं, इसका रंग काला एल्यूमिनियम एवं, इसका रंग काला एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक, लौह यौगिक के उपस्थिति, लौह यौगिक के उपस्थिति के कारण, लौह यौगिक के उपस्थिति के कारण होता है। काला क्या होता है काली मिट्टी जी? याद रखेंगे, इसमें एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के लौह के यौगिक उपस्थित होते हैं। आगे देखिए, इसमें या यह ऐसे लिखते हैं, यह कपास के खेती के लिए, यह कपास के खेती के लिए, यह कपास के खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है। इसीलिए इसलिए इसमें उपजी कपास को, इसमें उपजी कपास को, इसमें उपजी कपास को काली कपास कहते हैं, को काली कपास कहते हैं, काली कपास कहते हैं। इसमें देखिए क्या क्या पाया जाता है।
तो सबसे पहले तो उसी तरह से देखते हैं विस्तार इसका 6.1 करोड़ हेक्टेयर में है। 6.1 करोड़ हेक्टेयर में इसका विस्तार है। और अगर इसमें देखा जाए तो अन्य नाम इसका एक और नाम है, और अन्य नाम इसका है रेगुर मृदा। रेगुर मृदा। इसके बाद इसमें कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कि CaCO3, इसके बाद पोटास और चूना अधिक मात्रा में होता है। और चूना अधिक मात्रा में होता है। चूना अधिक मात्रा में होता है। हाँ, इसमें याद रखेंगे कमी कोची को होता है, इसमें फास्फोरस की कमी होती है। लाल काली मिट्टी में किस कमी होती है? फास्फोरस की कमी होती है। इसमें फास्फोरस की कमी होती है। कहाँ रहता है सर? ये आपको मिलेगा, यह महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में पाई जाती है। इसके बाद उत्पादन, इसमें उत्पादन क्या होता है? तो कपास का खेती इसमें किया जाता है। इसके बाद गन्ना की खेती किया जाता है, प्याज की खेती किया जाता है, टमाटर की खेती किया जाता है, गेहूं की खेती किया जाता है इत्यादि। तो ये था, ये जो हम लोग देख रहे थे काली मिट्टी था। काली मिट्टी क्या होता है सर? तो रंग कैसा होता है काली मिट्टी के? काला। काला मिट्टी के रंग कैसा? काला होता है। काहे काला होता है? क्योंकि इसमें एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक उपस्थित होते हैं। क्यों काला होता है? क्योंकि इसमें एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक उपस्थित होते हैं। काली मिट्टी में एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक उपस्थित होते हैं, जिसके कारण इसका रंग काला होता है। और यह कपास की खेती के लिए, देखिए परीक्षा में पूछता है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो याद रखेंगे कपास की खेती के लिए हमको जरूरी पड़ता है, उसका नाम है काली मिट्टी या रेगुर मृदा, दोनों इसी का नाम है। कहाँ होता है ज़्यादा ही? तो ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, इसीलिए महाराष्ट्र में देखिएगा तो वहाँ कपास की खेती ज़्यादा की जाती है। ठीक है, तो कपास की खेती के लिए अब इस मिट्टी के अंदर जो कपास उपजाई जाती है उस कपास को कहते हैं क्या? काली कपास कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? काली कपास कहते हैं। यह मृदा पूरे भारत में 6.1 करोड़ हेक्टेयर में लगभग महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इत्यादि बड़े राज्यों में पाई जाती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास, चूना पत्थर इत्यादि अधिक मात्रा में पाई जाती है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है। बताइए तो कि काली मिट्टी में किस तत्व की मात्रा सबसे कम होती है? फास्फोरस की। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इसके बाद इसमें खेती किसका होता है? तो कपास के, गन्ना के, प्याज के, टमाटर के, गेहूं के इत्यादि इसमें खेती की जाती है। इसका अन्य नाम इसको याद रखेंगे। अन्य नाम इसका क्या है? रेगुर मृदा। ये भी सवाल बनता है बहुत बार। इसका अन्य नाम क्या है? काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है उसका नाम है रेगुर मृदा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे हम देखते हैं। और देखिए लिए होंगे आप लोग, इसको हम मिटाते हैं। बताइए मिट्टी कितना प्रकार का होता है? 6 प्रकार के। 6 के नाम याद हो गया सबके? पढ़ना लिखना 22.5, खाली खाइए पीजिए, कम्बल ओढ़ के खूब बढ़िया मस्त नींद में सो जाइए। दिक्कत की बात है कि ऑनलाइन विद्यार्थियों को पीटा भी नहीं जा सकता।
अब नहीं तो इसे तो भी हम मारते कमे हैं, नहीं मारते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं लैटेराइट मृदा की बात करते हैं। उससे पहले लाल एवं पीली लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा। देखिए लाल और पीली मृदा की अगर बात करते हैं तो इसमें लोहांश की उपस्थिति होती है। इसमें देखिए सब हम एनसीईआरटी वाला लाइन लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसमें लोहांश की उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति होती है? लोहांश। लोहांश मतलब लोहा के अंश होता है। इसमें लोहांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। लोहांश की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। इसका रंग लाल होता है। अब जब देखिएगा लोहा वाला जो होता है, हम लोग घर में कल होता था ना जी पहले चापाकल, तो चापाकल को जब हम लोग चलाते थे तो कोई भी चीज़ में देखिएगा जंग लगता है तो लाल दिखता है, और जब उसमें पानी डालिएगा तो पीला हो जाता है। तो जब ये मिट्टी में भी जब पानी चल जाता है तो पानी चल जाने के बाद इस मिट्टी का रंग होता है पीला, इसलिए इसका नाम लाल एवं पीला मृदा रखा गया है। तो इसमें देखिए क्या है, याद रखेंगे कि लाल मिट्टी में जल योजन के कारण पीला हो जाता है, के कारण रंग पीला हो जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। इसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो विस्तार की अगर बात करते हैं, लाल मिट्टी के विस्तार, तो लाल मिट्टी का विस्तार 7.2 करोड़ हेक्टेयर में है। 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि में इसका विस्तार है। कहाँ कहाँ मिलेगा आपको ये? तो जाइए तमिलनाडु में, तमिलनाडु के बाद आप चल जाइए गोवा, इसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा इत्यादि राज्यों में जाइएगा तो आपको मिलेगा इस तरह की मिट्टी। कौन मिट्टी? लाल। इसके बाद देखिए लैटेराइट भी लिखे देते हैं, और लैटेराइट के भी साथ में समझा देंगे। लैटेराइट मृदा क्या है? तो देखिए सबसे पहले समझना है कि इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द लैटर से हुआ है। ग्रीक भाषा के शब्द लैटर से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ ईंट होता है। लैटर का शब्द का अर्थ क्या होता है? ईंट होता है। इसका विस्तार भारत में अगर देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, 1.3 करोड़ हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। 1.3 करोड़ हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। और क्या होता है इसमें? तो इसमें देखिए होगा क्या कि जब जाइएगा तो इसमें आपको जब फाइंड की जाएगी क्या पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम और लोहे के ऑक्साइड इसमें एल्युमिनियम एवं लोहे के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के मिट्टी में एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। नगण्य मतलब 0। ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। ठीक है, लैटेराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है। और देखिए इसमें क्या होता है
कि इसका जो विकास है, इस तरह के मिट्टी का विकास, इसका विकास उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र में होता है। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में इसका विकास होता है। आप चले जाइएगा कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम इत्यादि राज्यों में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है। और इसमें खेती कौन सी होता है, याद रखेंगे, काजू के खेती के लिए प्रसिद्ध है। काजू के खेती के लिए प्रसिद्ध होता है। इसमें चाय और कहवा की खेती भी की जाती है। चाय और कहवा की खेती की जाती है। इसको समझा रहे हैं थोड़ा सा, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में समझाएंगे आपको। देखिए, लाल एवं पीली मृदा देख रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, समझ लीजिए इसको। क्या होता है कि इसमें लोहांश की उपस्थिति होता है। लाल मृदा में क्या होता है, लाल मृदा देखिए, इसको हम आपको बता दे रहे हैं। लाल मृदा जो होता है, इस लाल एवं पीली मृदा में क्या होता है, लोहा का अंश उपस्थित होता है। और जब पानी लोहा के साथ संपर्क करता है तो पीला बन जाता है। नहीं देखते हैं आप, हम लोग घर में चापा कर रहता है तो पानी चलाइएगा, बहुत दिन के बाद तो पीला पानी निकलता है, ठीक ना। तो जो पीला हो जाता है किसी कारण होता है, तो लोहांश जब पानी की उपस्थिति में जाता है, तो जब लोहा की उपस्थिति इसमें तो पहले ही से है, अभी जब पानी एक में जाता है तो इसका रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। अभी पूरे भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि में फैला हुआ है, ठीक है। अगर देखा जाए लाल मिट्टी, तो लाल मिट्टी पूरे भारत में 7.2 करोड़ हेक्टेयर में फैला हुआ है, जो कि तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश इत्यादि राज्यों में फैली हुई है। आगे हम लोग देखिए, अगला हम लोग देखे हैं उसका नाम है लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदा का जो शब्द है, लैटेराइट जो शब्द है, ग्रीक भाषा के लैटर शब्द से उत्पन्न हुआ है, ठीक ना। एकदम हूबहू आपको हम एनसीईआरटी टोटल दे दे रहे हैं, टोटली फुल्ली एनसीईआरटी, ठीक है। इसकी उत्पत्ति जो है वो ग्रीक भाषा के लैटर शब्द से हुआ है। ग्रीक भाषा कौन शब्द से, लैटर। अब इस लैटर शब्द को ग्रीक भाषा के डिक्शनरी में आप खोजिएगा तो लैटर शब्द का अर्थ कुछ होता है, ईंट होता है। लैटर शब्द का क्या होता है, ईंट हो जाता है। तो ईंट की हम लोग बात कर रहे हैं। इसका विस्तार पूरे भारत में 1.3 करोड़ हेक्टेयर पर है। काले क्या है, इसको लैटेराइट मृदा का विस्तार जो है वो 1.3 करोड़ हेक्टेयर में पूरे भारत में है। इसमें एल्यूमिनियम और लौह के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं। लैटेराइट मृदा में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो एल्यूमिनियम के और लोहा के ऑक्साइड इसमें पाया जाता है। और इसमें अगर ह्यूमस की मात्रा देखा जाए तो ह्यूमस एकदम नगण्य होता है, 0 होता है, ठीक ना। ह्यूमस की मात्रा नगण्य होता है। बताइए कि जलोढ़ मृदा में किस तत्व की मात्रा सबसे कम होती है, एकदम नगण्य, ना के बराबर होता है। इसके बाद काली मिट्टी में किसकी अल्पता पाई जाती है, किसकी कमी होती है, इसको देखिएगा, बताया हुआ है, ध्यान दिए होंगे तो बता ही दीजिएगा, नहीं तो फिर से वीडियो को वहाँ पर जाइएगा, फिर से एक बार उसको देखिएगा। इसका विकास जो है, मतलब कि लैटेराइट मृदा का विकास जहाँ उच्च तापमान रहता है और पानी खूब होता है, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक तापमान जहाँ होता है वहाँ पर इसकी विकास होता है। आपसे एक और सवाल है कि बताइए कि भारत के किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है ये आपको बताना है कमेंट में। इसके बाद देखेंगे कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा, इस समय जाइएगा तो आपको लैटेराइट मृदा मिलेगा। और खास करके विशेष रूप से याद रखेंगे काजू, चाय और कहवा। काजू, चाय, कहवा। कहवा में जानते हैं, कहवा को अंग्रेजी में कॉफ़ी कहते हैं, ठीक है। और वही कॉफ़ी को हम लोग हिंदी में कहवा कहते हैं। कहवा देख करके, लेकिन कहवा कौन चीज़ होता है सर आज तक नहीं देखे थे।
कहवा को अंग्रेजी में कहते हैं कॉफ़ी, जो आप पीते हैं खूब बढ़िया, शादी ब्याह में जाते हैं तो आप कुछ पर ध्यान ना रहता है। अगर गर्मी में गए हैं तो स्प्राइट कोका कोला पर ध्यान रहेगा, और ठंडा में गए हैं तो ध्यान रहेगा कॉफ़ी पर। तो चाय, कहवा और कॉफ़ी, चाय, कहवा, काजू, ये सब के खेती करने के लिए किस प्रकार की मिट्टी आवश्यक है, याद रखेंगे। कौन मिट्टी? लैटेराइट मृदा। बताइएगा कपास की खेती के लिए कौन सा जरूरी है, और काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है। ये सब क्वेश्चन आप लोग कमेंट में धीरे धीरे कमेंट करते जाइए, रिवीजन होते जाएगा, पीछे से सब पढ़ते जाइएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे इसका, जो बच्चे छूट गए हैं ले लीजिए। मिटा दे रहे हैं आगे हम, जिनका छूटा होगा वो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रोक करके लिख लीजिएगा। लिखना जरूरी है। जो विद्यार्थी इसको लिख ले रहे हैं, मतलब समझिए कि उनके लिए एकदम ही बहुत महत्वपूर्ण काम उनके लिए हो जा रहा है। और इस तरह से लगभग पढ़ा दिया जा रहा है ना कि अगर आप इसी नोट से अपने बच्चे को भविष्य में, अगर आप मान लीजिए कि आप भी पढ़ाना चाहें तो इस नोट्स के माध्यम से आप भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस तरह से आपको दे दिया जा रहा है, कंपटीशन तक के बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देख लिए लैटेराइट मृदा तक। लैटेराइट मृदा के अगर आगे हम लोग देखते हैं तो अगला जो हम लोग कड़ी है 5वां, उसका नाम हम रखे हैं मरुस्थलीय मृदा है। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। इसका जो रंग है, इसका रंग लाल या हल्का भूरा, इसका रंग लाल या हल्का भूरा होता है, हल्का भूरा होता है। इसका रंग लाल या हल्का भूरा होता है। कहाँ मिलेगा सर ये सब मिट्टी? तो ये मिट्टी आपको मिलेगा पंजाब में, राजस्थान में, पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र इत्यादि जगह पर जाएगा तो आपको ही मिल जाएगा। इसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो मरुस्थलीय मृदा में जो वनस्पति है, इसमें आमतौर पर उतना बात नहीं लिखे, बस डायरेक्ट इतना समझ लिया कि मरुस्थलीय मृदा में उर्वरक का अभाव होता है। वनस्पतियों में उर्वरक का अभाव होता है, खाद उन लोग कम मिलता है, उर्वरक का अभाव होता है, उर्वरक का अभाव होता है। और इसमें क्या होता है, किस प्रकार की खेती किया जाता है इसमें? तो कपास की खेती इसमें होता है, चावल की खेती होता है, मैंने कम मात्रा में किया जाता है, इसमें पानी ज़्यादा देना पड़ता है, गेहूं का इत्यादि, ठीक है। और इसी तरह का एक मृदा है जिसका नाम है पर्वतीय मृदा। पर्वतीय मृदा, पर्वतीय मृदा। ये पर्वतीय मृदा जो है यह पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र में आपको मिलेगा, पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र में, पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है, पर्वत और पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि इस मृदा के ढलान पर, इस मृदा के ढलानों पर फलों के बगान, फलों के बगान एवं नदी घाटी में चावल की खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है। तो ये था मृदा, लगभग 6 प्रकार का मृदा हम लोग आप लोग को बताए थे आपको कि 6 प्रकार का मृदा होता है। 6 प्रकार का मृदा का विश्लेषण हम आपके सामने कर दिए।
मरुस्थलीय मृदा क्या है, तो इसका रंग लाल एवं हल्का भूरा होता है, जो कि पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र इत्यादि जगह पाई जाती है। इसमें उर्वरक की कमी होता है, ये दोनों उतना जरूरी नहीं है। ऐसे भी देखिएगा बालू वाला क्षेत्र में जो होता है उसको मरुस्थलीय कहते हैं, और पर्वत वाला जो पहाड़ वाला भाग में होता है उसको पर्वतीय मृदा कहते हैं। आपसे सवाल क्वेश्चन में दीर्घ उत्तरीय भी सवाल कभी कभी पूछ देता है कि भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, वर्णन करें। तो जहाँ वर्णन करने की बात कहेगी तो 6 प्रकार के मिट्टी के बारे में लिख करके उसका वर्णन करना होता है, पूरा उसके बारे में डिटेलिंग करना होता है, पूरा उसको लिखना होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम लोग देख रहे हैं कि और क्या है आगे। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। अभी हम किताब पलट के थोड़ा सा अभी देख रहे थे कि कितना इसमें और बचा है। किताब पलटने के बाद देखे कि अभी बहुत कुछ बचा है। मैं चाहता तो एक दिन में ख़त्म हो जाता, लेकिन मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है, जिसके कारण आज के लिए इस चैप्टर को मैं यहीं पे रोकता हूँ। और आगे इसका जो पार्ट 2 होगा वो कल के वीडियो में हम डाल देंगे। आज चूँकि दिन सोमवार है, तो सोमवार से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं फिर से। उधर तबीयत खराब हो गया था, जिसके कारण आपका क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा। कम से कम आप इस परिवार को थोड़ा बढ़ाने में सहयोग कीजिए तो और अच्छा लगेगा और अति सुंदर बात रहेगी, ताकि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा सा हमारे लिए कीजिए। यही बस आप लोगों से निवेदन रहेगा। पार्ट 2 के लिए आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही है। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। जितना हो सके दोस्तों के पास उसको जोड़िएगा, और जो होमवर्क मिलता है उसको पढ़ लिया कीजिए, उसको याद कर लिया कीजिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।